नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। आनुवंशिक बीमारियां परिवारों में कैसे फैलती हैं, मतलब उनके पैटर्न क्या हैं। हाँ, नमस्कार। और हमारे पास इसे समझने के लिए एक अच्छा विजुअल एड भी है, एक चित्र जिसमें ये सारे पैटर्न दिए गए हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है इस चित्र को देखना और समझना कि ये जेनेटिक कंडीशंस असल में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती कैसे हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो इस चित्र में 5 मुख्य तरीके या पैटर्न दिखाए गए हैं। कौन कौन से हैं वो? हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, फिर एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और एक है माइटोकॉन्ड्रियल। ओके, तो शुरुआत करते हैं पहले वाले से, ऑटोसोमल डोमिनेंट। ये सुनने में काफी सीधा लगता है। हाँ, ये अक्सर कई पीढ़ियों में लगातार दिखता है, मतलब दादा दादी, फिर माँ बाप, फिर बच्चों में। और ये पुरुषों और महिलाओं दोनों को बराबर प्रभावित कर सकता है। अच्छा, और अगर माँ या पिता में से किसी एक को भी ये हो तो हर बच्चे में इसके होने का चांस 50% होता है। पर यहाँ एक शर्त है कि वो पेरेंट हेट्रोजाइगस हो। हेट्रोजाइगस यानी मतलब उनके पास उस जीन की एक कॉपी नॉर्मल हो और एक बदली हुई यानी डिफेक्टिव हो। ओके। लेकिन हाँ, इसमें एक और बात है, जरूरी नहीं कि हर प्रभावित व्यक्ति में बीमारी का असर एक जैसा हो। इसे वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी कहते हैं। अच्छा, मतलब किसी में कम किसी में ज्यादा। बिल्कुल। और एक और चीज है प्लियोट्रॉपी, यानी एक ही डिफेक्टिव जीन शरीर के कई अलग अलग हिस्सों पर असर डाल सकता है, जो शायद देखने में एक दूसरे से जुड़े ना लगे। तो ये भी उतना सीधा नहीं जितना लगता है। ठीक है, अब आते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव पर। इसमें तो कहते हैं कि ये पीढ़ियां छोड़ देता है। हाँ, ये अक्सर स्किप कर जाता है। मतलब हो सकता है दादा दादी में ना हो, माँ बाप में ना हो, पर बच्चों में दिख जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें बीमारी तभी होती है जब जीन की दोनों कॉपी डिफेक्टिव हो। और यहीं पर वो कैरियर या वाहक वाली बात आती है ना? हाँ, सही कहा। कैरियर वो होते हैं जिनमें जीन की एक कॉपी डिफेक्टिव होती है पर दूसरी नॉर्मल। तो उनमें बीमारी के लक्षण नहीं दिखते, पर वो इस डिफेक्टिव जीन को आगे पास कर सकते हैं। तो अगर माँ और बाप दोनों कैरियर हों तब हर प्रेगनेंसी में 25% चांस होता है कि बच्चा प्रभावित होगा, 50% चांस कि बच्चा कैरियर होगा जैसे माँ बाप, और 25% चांस कि बच्चा ना तो प्रभावित होगा नहीं कैरियर। अच्छा, और ये ज्यादातर किस तरह की बीमारियों से जुड़ा होता है? ये अक्सर एंजाइम की कमी वाली बीमारियों में देखा जाता है। और हाँ, अगर परिवार में करीबी रिश्तेदारों के बीच शादियां होती हैं, जिसे कंसैंग्विनिटी कहते हैं, तो इसका खतरा बढ़ जाता है। ओके, और आप कह रही थी कि इसमें भाई बहन के कैरियर होने को लेकर भी कुछ खास है। हाँ, ये काफी दिलचस्प है। अगर किसी परिवार में एक बच्चा ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी से प्रभावित है, तो उसके जो भाई बहन प्रभावित नहीं है, उनमें से हर एक के कैरियर होने का चांस 2/3 होता है। 2/3? 1/3 नहीं? नहीं, 2/3। ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है, पर जेनेटिक कैलकुलेशंस यही कहती है। ये जानना जरूरी हो सकता है फैमिली प्लानिंग के लिए। वाकई ये ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं एक्स लिंक्ड पैटर्न पर। पहले एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ये पुरुषों में ज्यादा आम क्यों होता है? क्योंकि पुरुषों के पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई, महिलाओं के पास 2 एक्स होते हैं। तो अगर पुरुष के अकेले एक्स क्रोमोसोम पर रिसेसिव जीन डिफेक्टिव है तो बीमारी हो जाएगी। हाँ, क्योंकि वाई क्रोमोसोम पर उसका काउंटरपार्ट जीन नहीं होता है। बिल्कुल। जबकि महिलाओं में अगर एक एक्स पर डिफेक्टिव जीन है तो दूसरा नॉर्मल एक्स अक्सर उसे कॉम्पेंसेट कर देता है, इसलिए वो ज्यादातर कैरियर होती हैं, प्रभावित नहीं। और इसमें ट्रांसमिशन कैसे होता है? कैरियर माँ से बेटे में बीमारी जाने का 50% चांस होता है, बेटी के कैरियर बनने का 50% चांस होता है। लेकिन पिता से बेटे में ये कभी नहीं जाता, क्योंकि पिता बेटे को वाई क्रोमोसोम देता है, एक्स नहीं। ठीक है, और ये भी पीढ़ियां छोड़ सकता है? हाँ, ये भी स्किप कर सकता है, क्योंकि ये कैरियर्स के जरिए आगे बढ़ सकता है बिना दिखे। ओके, अब एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ये रिसेसिव से कैसे अलग है? इसमें अगर जीन डिफेक्टिव है तो एक कॉपी ही काफी है बीमारी पैदा करने के लिए, चाहे महिला हो या पुरुष। और इसका ट्रांसमिशन पैटर्न बड़ा खास है। कैसा? अगर पिता प्रभावित है तो उसकी सारी बेटियां प्रभावित होंगी, क्योंकि वो अपना इकलौता एक्स क्रोमोसोम बेटियों को ही देता है, पर उसका कोई भी बेटा प्रभावित नहीं होगा। अच्छा। और अगर माँ प्रभावित हो तो? अगर माँ प्रभावित हो और मान लें हेट्रोजाइगस है, तो हर बच्चे में, चाहे वो बेटा हो या बेटी, बीमारी जाने का 50% चांस होता है। इसके कुछ उदाहरण हैं? हाँ, जैसे फ्रैजाइल एक्स सिंड्रोम है,
या फिर हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स। ठीक है, तो ये हो गए 4 पैटर्न। अब आखिरी वाला माइटोकॉन्ड्रियल, ये तो सबसे अलग है शायद। हाँ, ये बिल्कुल अलग है क्योंकि ये न्यूक्लियस के डीएनए से नहीं बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया के अपने डीएनए mtDNA से जुड़ा है। और माइटोकॉन्ड्रिया हमें सिर्फ माँ के एग सेल से मिलते हैं। मतलब पिता से नहीं आते? नहीं, स्पर्म के माइटोकॉन्ड्रिया फर्टिलाइजेशन के बाद नष्ट हो जाते हैं। तो अगर माँ के mtDNA में कोई गड़बड़ी है तो वो उसके सभी बच्चों में जाएगी, बेटे और बेटियों सब में। सभी बच्चों में? हाँ, सभी बच्चों में वो डिफेक्टिव mtDNA जाएगा। लेकिन बीमारी का असर या उसकी गंभीरता अलग-अलग हो सकती है। वो क्यों? उसे हेट्रोप्लाज्मी कहते हैं। मतलब एक ही सेल या व्यक्ति में नॉर्मल और डिफेक्टिव mtDNA का मिक्सचर हो सकता है। जितना ज्यादा डिफेक्टिव mtDNA होगा, लक्षण उतने गंभीर हो सकते हैं। अच्छा। और इसके उदाहरण जैसे कुछ तरह की माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी, मांसपेशियों की कमजोरी, या लेबर हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी LHON, जिससे नजर जाती है। तो हमने ये 5 पैटर्न देखे, ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव, एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट रिसेसिव और माइटोकॉन्ड्रियल। हर एक का अपना अलग तरीका है आगे बढ़ने का। हाँ, और ये समझना जेनेटिक काउंसलिंग और रिस्क असेसमेंट के लिए बहुत जरूरी है। ये पैटर्न हमें बताते हैं कि किसी परिवार में कोई खास जेनेटिक कंडीशन होने का कितना खतरा हो सकता है। बिल्कुल, पर यह जानना भी जरूरी है, जैसा आपने कहा, कि असल जिंदगी में चीजें हमेशा इतनी साफ नहीं होती। कभी-कभी अपवाद भी होते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस हो सकता है। मतलब किसी में डिफेक्टिव जीन तो है पर लक्षण दिख ही नहीं रहे। या फिर नए म्यूटेशंस हो सकते हैं जो परिवार में पहले कभी नहीं थे। तो ये मॉडल गाइडलाइन जैसे हैं, पत्थर की लकीर नहीं। सही कहा। तो कुल मिलाके हमने देखा कि कैसे अलग-अलग आनुवांशिक स्थितियां परिवारों में फैल सकती हैं। कुछ हर पीढ़ी में, कुछ छिपकर, कुछ लिंग के आधार पर अलग तरह से, और एक तो सिर्फ माँ के जरिए। हाँ, ये हमें जोखिम समझने में मदद करते हैं। पर ये याद रखना अहम है कि ये सिर्फ जेनेटिक भाग है कहानी का। और शायद यहीं पर आज के लिए सोचने वाली बात है। ये जेनेटिक पैटर्न अपनी जगह ठीक हैं, पर हमारा पर्यावरण, हमारी लाइफस्टाइल, खान-पान, ये सब इन जेनेटिक प्रवृत्तियों के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जीन्स शायद लोडेड गन हो, पर अक्सर ट्रिगर पर्यावरण ही खींचता है। ये वो पहलू है जो इन पैटर्न के चित्रों में नहीं दिखता, पर हमारी सेहत पर इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। तो इस विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।